सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बराक ओबामा के कोट के साथ। बराक ओबामा बेसिकली कहते हैं टेररिज्म इज अ ग्लोबल चैलेंज एंड मस्ट बी फॉट विद इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड शेयर्ड स्ट्रेंथ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है? क्योंकि हर एक जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से होता है। इंटरनेशनल अफेयर में जब हम स्टेट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो ये जो टेररिज्म है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये हर एक स्टेट में देखने को मिलती है। स्टेट जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक था। इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक था। मुंबई में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक था। वैसे ही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी इसे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में पेशावर पे आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये सारे अटैक कौन से? टेररिस्ट अटैक। और ये जो प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल बताते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है टेररिज्म की, ये कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो अगर ये ग्लोबल प्रॉब्लम है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्लोबली निकालना पड़ेगा। यही हमारे बराक ओबामा कहना चाहते हैं कि जो टेररिज्म है एक ग्लोबल चैलेंज है। अगर इससे लड़ना है तो हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन करना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा शेयर करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कोट है इसका मतलब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब अपने डिस्कशन में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है ग्लोबल टेररिज्म, और सीएपीएफ एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे पहले हमने ये वाला जो डायमेंशन है टेररिज्म का, और टेररिज्म से रिलेटेड जो एडिटोरियल है शायद ये भी आज अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो ये पहला ही हमारा एडिटोरियल है टेररिज्म से रिलेटेड, तो इसको तो डिस्कस करना बनता ही है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपने उद्देश्य के साथ कि हमें अपने क्या करना है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना है। सिर्फ एक चीज़ करनी है, मैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना है। धीरे धीरे करके डिफरेंट डायमेंशंस की जो है इंफॉर्मेशन अपने माइंड में बिठानी है और उनको फिर कनेक्ट करना है। बस इतना कर लेंगे तो पेपर 2 क्या है वो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, और यही हमारा उद्देश्य है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने उद्देश्य के साथ, नॉलेज पूल को बढ़ाने के साथ। देखो यहाँ पे बताया गया है क्या कि 1944 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर आया था, 1945 में हुआ क्या था, बेसिकली वर्ल्ड वॉर जो 2 थी वो खत्म हुई थी। उसके बाद एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया था जहाँ पे पीस हो, सिक्योरिटी हो। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था 1945 के बाद का, ये धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, काफ़ी लार्ज स्केल पे ये कोलैप्स हो रहा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि 1945 के बाद जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किए थे, जो ऐसा समझा जा रहा था उसके बाद कि ये जो है वर्ल्ड लेवल पे पीस लाएंगे, जैसे हमारा यूएनएससी हो गया कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर वॉर होगी तो यूएनएससी अपनी फोर्सेस वगैरह प्रोवाइड करा के उस वॉर को शांत करवा देगा। आईसीजे हो गया, जो इंटरनेशनल काइंड ऑफ कोर्ट है, जो आपको इंटरनेशनल जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। ये जो लार्जली है इनइफेक्टिव है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई क्यों यहाँ पे एडिटोरियल में बोल रहा है कि हमारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट हैं यही इनइफेक्टिव है, क्योंकि हमें इन इंस्टीट्यूट के बावजूद भी जो है वर्ल्ड लेवल पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, और 1-2 साल नहीं, काफ़ी सालों से चल रही है। यूक्रेन हो गया, सीरिया और यमन में सिविल वॉर हो गई, हमारा मिडिल ईस्ट है पूरे टेंशन में, इसराइल में वॉर चल रही है। तो यहाँ पे वॉर चल रही है, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो 1945 के बाद इस्टेब्लिश किए गए थे, जिनका मकसद ही बेसिकली ये था कि पीस और जो है शांति को इस्टेब्लिश करना है, तो ये जो है लार्जली जो है इनइफेक्टिव हो चुके हैं, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और जो इनके प्रिंसिपल थे जस्टिस और मोरालिटी, अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, उसमें इन प्रिंसिपल्स का ही यूज़ नहीं किया जाता। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है लार्जली जो है अब इनइफेक्टिव हो चुके हैं। तो बेसिकली हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसीलिए तो इंडिया जो है यूएनएससी में जो है रिफॉर्म करना चाहता है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बता रखी है कि जो है ग्लोबल अनरेस्ट का जो रीज़न है वो सिंपल है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था अब वो नहीं रहा है जैसा 1945 के बाद सोचा गया था। अब देखो जो वर्ल्ड ऑर्डर जब टूट रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो इस्टेब्लिश किया गया था 1945 के बाद, अब वो वैसा नहीं रहा है, तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी आएगी। और उनमें से एक प्रॉब्लम क्या है हमारी टेररिज्म की, इस्लामिस्ट टेररिज्म, ठीक है। अलकायदा हो गया हमारा, आईएसआई हो गया, ठीक है। अलकायदा हो गया हमारा, आईएसआई हो गया। टेम्परेरी तौर पे ये थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, लेकिन ये अभी भी जो है ग्लोबल थ्रेट है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे हमारा जो टेररिज्म है ये भी डेवलप हो रहा है। इसने अब जो है अपनी जो अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज कर लिया। डिसेंट्रलाइज मतलब कि इसके जो एजेंट्स हैं बेसिकली स्लीपर सेल जिसे बोलते हैं, जो इनके ऑर्डर पे काम करते हैं,
वो अब पूरे हर देश, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, सब जगह ये मौजूद हैं। तो इसकी जो अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसे एक पर्टिकुलर स्टेट में, लेट से एग्जांपल माने तो अफगानिस्तान में ही है ये अब हर कंट्री के अंदर है। तो ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है हमारा टेररिज्म। इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम। आपने देखा था पेरिस में अटैक हुआ था, यूएसए में अटैक हुआ था। तो ये जो इंडिविजुअल अटैक करता है वही जो है टेररिज्म की डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, और ये हमें न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाती है। अलग अलग तरह के अटैक होते हैं, और डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि सोशल मीडिया हो गया और जितने भी एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे व्हाट्सएप, इसका एग्जांपल है एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप, कि जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड है, ठीक है। आपके सिवा और जो रिसीवर है उसके सिवा किसी को नहीं पता कि क्या मैसेज डिलीवर हुआ है और किसको डिलीवर करा है, ठीक है। तो ये जो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है ये काइंड ऑफ एक सेफ हार्बर प्रोवाइड कराता है टेररिज्म को, और इसी का यूज करके ये जो अपनी आइडियोलॉजी है इसको स्प्रेड करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं और रेडिकलाइजेशन करते हैं यूथ का। और ये जो रेडिकलाइजेशन है ये भी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये भी ग्लोबल लेवल पे है। ये कश्मीर में भी होता है, ये केरला में भी होता है, ये यूएसए में भी होता है, ये पेरिस में भी होता है। तो हर जगह ये हो रहा है। इसीलिए जो कहा गया है यहाँ पे कि जो टेररिज्म है आजकल डिसेंट्रलाइज हो चुका है। एग्जाम्पल देखो, प्राइम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, ठीक है, ISKP, खोरासन प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस, ठीक है। ये बेसिकली जो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक ही सीमित था पहले, लेकिन अब इसका जो फोकस है वो रीजनल लेवल पे हो चुका है। पूरे सेंट्रल एशिया हो गया, ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया, हमारा साउथ एशिया हो गया, यहाँ पे मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन कंट्रियों को भी इसने कवर कर लिया है, और इसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? रीजन है कि जो हमारा टेररिज्म है ये भी डेवलप हो रहा है। अलकायदा ने अपने जो ट्रेनिंग कैंप है उनको रीएक्टिवेट कर लिया, यहाँ पे बता रखा है। तो देखो यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर है क्या, कि जो टेररिज्म है अब ये ग्लोबल लेवल के लिए खतरा दोबारे बन सकता है। ऑलरेडी है लेकिन अभी कमजोर लेवल पे है, लेकिन दोबारे अब ये जो है अपने जो पंख है वो पसार सकता है, अपने आप को पावरफुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? हमने देखा टेररिज्म जो है वो भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल बताया गया है, रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं। इसी की वजह से जो लोन वॉल्फ अटैक हैं, जो अकेला इंडिविजुअल जो अटैक करता है उसे कहते हैं लोन वॉल्फ अटैक, ठीक है। ये इसके जो इंसिडेंट्स है ये बढ़ गए हैं, ठीक है। और जो ये लोन वॉल्फ अटैक है ये थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो रेडिकलाइज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसा अटैक देखने को मिला था, पेरिस में भी देखने को मिला था कि एक इंडिविजुअल ने अपने जो प्रोफेसर का जो है चाकू से मर्डर कर दिया था। रीजन क्या था? कि उसने प्रॉफेट को कुछ बोला था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? यही तो है लोन वॉल्फ अटैक, यही तो है रेडिकलाइजेशन, यही तो है ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसको हमें न्यूज़पेपर के अंदर भी देखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रिसेंट एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। जो टेररिस्ट अटैक अभी यूएसए में हुआ था, लास वेगस में अटैक हुआ था जनवरी में, एक साइबर ट्रक एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए थे। उसके बाद न्यू ईयर के वाले दिन न्यू ऑरलैंड में हुआ था, एक ट्रक अटैक हुआ था, एक इंडिविजुअल जिसका नाम था शमशुद्दीन जाबर, ठीक है। उसने ट्रक लेके भीड़ वाले एरिया में घुस गया और काफ़ी लोगों को मार दिया। तो ये क्या अटैक है? यही तो लोन वॉल्फ अटैक है जिनकी हम बात कर रहे थे। यही तो है एग्जाम्पल किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जो टेररिज्म है वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब जो है एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर देश तक सीमित नहीं है, हर एक देश में इसके इंडिविजुअल मौजूद है। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो दोनों ही अटैक हुए, ऐसा नहीं था कि बाहर से लोग आए थे, ये यूएस के नेशनल्स थे ही, ये यूएस के ही सिटीजन थे। तो यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल है साफ साफ, कि बाहर से कोई अटैक आके नहीं कर रहा है, उस कंट्री के ही जो सिटीजन्स हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो यही तो रेडिकलाइजेशन होता है, और क्या होता है बच्चों? तो ये यहाँ पे एकदम क्लियर बता रखा है। तो देखो एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल साफ है क्या, कि जो टेररिज्म है ग्लोबल प्रॉब्लम है, साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है ग्लोबल प्रॉब्लम है, और कैसे ये बढ़ रही है, कैसे ये बढ़ रही है। प्लस इसके साथ जो है हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनएससी हो गया, ये कैसे इनफेक्टिव साबित हो चुके हैं। दोनों चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ग्लोबल लेवल पे जो पीस इस्टेब्लिश करने के जो इंस्टीट्यूशन हमने इस्टेब्लिश किए थे वो कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं, प्लस जो टेररिज्म है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे
सारी चीज़ डिस्कस की गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बता रखा है क्या कि जो टेररिज्म है ये अपनी जो रीच है, ग्लोबल रीच जो है, इसको भी एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपांड का एग्जाम्पल दे रखा है, आईएसआई हो गया, अलकायदा हो गया, ये भी अपने ऑपरेशन एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, और जो रीसेंट इंसिडेंट है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, रीसेंट इंसिडेंट आप देखेंगे तो मॉस्को रशिया में भी देखने को मिलता है, टर्की में भी देखने को मिलता है, ईरान हो गया, ईरान में तो खौरसन वाला है ही एक्टिव। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, इन सारी जगह पे जो है ये अटैक जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखा है, मलेशिया सिंगापुर का हो गया, वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बढ़ रही है टेररिस्ट की। कैसे बढ़ रही है? सोशल मीडिया को यूज़ करके, सोशल मीडिया प्लस जो व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड जो प्लेटफॉर्म्स है इनका यूज़ करके, जिसको डिकोड भी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे बता रखा है, पेरिस में अटैक हो गया, ब्रुसेल्स में अटैक हो गया, एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टेररिस्ट है ये भी अपने आप को जो है एडवांस कर रहे हैं, ये यहाँ पे बता रखा है। और देखो हमारा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सारी तरफ से जो है, चारों तरफ से ऑलमोस्ट प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया यहाँ पे। ठीक है, बांग्लादेश में कितने सालों से अनरेस्ट चल रहा है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही वहाँ से भाग गई। तो देखो कितना जो है इंडिया जो है, जो सराउंडिंग जो हमारी कंट्रीज हैं वो कितनी अनस्टेबल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप एकदम लोकल लेवल पे देखें तो हमारा घर मान लो इंडिया है। ठीक है, अगर हमारे घर में शांति है लेकिन जो पड़ोसी का घर है वहां पे अशांति है, तो किसी ना किसी दिन ये जो प्रॉब्लम है हमारे घर में भी आएगी। सेम यही होता है इंडिया के जो नेबरिंग जो कंट्रीज है, अगर वहां पे प्रॉब्लम है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मतलब म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है कब से, वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको ही जो है जेल में डाल दिया। यहाँ ये हमारा पाकिस्तान हो गया, यहाँ ये श्रीलंका हो गया। अब आप बोलोगे सर श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है, मालदीव में क्या प्रॉब्लम है? देखो श्रीलंका में ईस्टर अटैक हुआ था, याद होगा, टेररिस्ट अटैक था वो एक तरह का। ठीक है, मालदीव में जो है रिक्रूटमेंट के जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, रेडिकलाइजेशन के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो देखने को मिलता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये इंडिया को काफी हद तक जो है वो करेगा, इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन प्रॉब्लम से अगर निपटना है तो हमें ग्लोबल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म जो है, जैसे बराक ओबामा ने बोला, कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, यही चीज़ यहाँ पे सॉल्यूशन में बता रखी है कि ये जो टेररिज्म है, अब हमें काउंटर टेररिज्म मेजर लेना पड़ेगा प्रोएक्टिव लेवल पे, वो भी कैसे, वर्ल्ड लेवल पे लेना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको भी जो है नई नई टेक्नोलॉजी हो गया, ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यही कुछ सॉल्यूशन बता रखे हैं। ऑल्थो जो सॉल्यूशन है इस एडिटोरियल मैसेज इतने जो इफेक्टिव नहीं बता रखे हैं। क्या कर सकते हैं अगर हम देखें कि आउट ऑफ द, अगर इधर बॉक्स जाना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है इसको काफ़ी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे, अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारी कंट्रीज हैं वो कोलैबोरेट करें, और ग्लोबल लेवल पे लेट से सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या, ग्लोबल लेवल पे टेररिस्ट की जो डेफिनेशन होती है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या, कि हम ग्लोबल लेवल पे कोई टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं है। कि कोई लोग जो होते हैं वो, जैसे कि लेट से अफगानिस्तान हो गया, वो उन्हें पैट्रियोटिक बोलते हैं। ठीक है, वो ऑप्रेस्ड है इसलिए वो जो आवाज़ उठा रहे हैं टेररिज्म को, ये बोलते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो, जैसे हमने एक एडिटोरियल में भी डिस्कस करा था, क्या कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे प्रॉब्लम मानना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करने की जरूरत है। टेररिज्म को सबसे पहले तो प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, फिर उसके लिए ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन लाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक लेवल पे कोलैबोरेशन ला सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वहाँ पे फंडिंग वगैरह और जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, इंटरनेशनल का वो करा जाए, जो होता है कोलैबोरेशन। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो सकती है टेररिस्ट से निपटने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, जो सबसे बड़ी चीज़ है, इंडिया उसके लिए भी आवाज़ उठाता है, क्या, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है यूएनएससी में। क्योंकि वहाँ पे यूएनएससी में होता क्या है, बेसिकली वीटो पावर का यूज़ करके जो कंट्रीज़ हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेव कर लेती है। तो ये जो वीटो पावर है इसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। अगर ये करेंगे तो जो ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हम आजकल देख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या ये इशू था। तो अब आपको समझ आ गया है तो आपको लिखना ज़रूर है। पेपर 2 के लिए हमारा ये जो टॉपिक है बच्चों, इसको लिखो और डिस्कशन ग्रुप में शेयर करो
जिसको नहीं पता कैसे डिस्कशन ग्रुप में पहुंचना है, तो देखो ये जो यहाँ पे दे रखा है लर्निंग CAPF, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप में जाके वहाँ पे आप जो है अपनी कॉपी शेयर कर सकते हैं। अपनी कॉपी शेयर करने के साथ जो दूसरे बच्चे कॉपी शेयर करते हैं उनको भी थोड़ा सा आप इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। और ये एग्जाम वैसा नहीं है कि कोई आपकी राइटिंग जो है वो चोरी कर लेगा या आपके जो पॉइंट है वो चोरी कर लेगा, क्योंकि सबको सब चीज़ें पता है, बस लिखने की जो कला है वो सीखनी होगी हमें, ठीक है। और जो नहीं पता वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं, तो उसका तो खतरा है ही नहीं कि कोई आपके राइटिंग स्किल को चोरी कर लेगा, क्योंकि ये एग्जाम है ही नहीं वो चोरी वाला, ठीक है। तो बच्चों आप लिखना ट्राई करो, अगर चोरी करना होता टॉपर्स की कॉपी से चोरी कर लेगा, आपकी कॉपी से क्यों चोरी करेगा, ठीक है। तो बच्चों आप लिखना ट्राई करो, लिखना चालू करो। लिखने से क्या होगा, आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया, फॉर्म भी अगले महीने निकलने वाले हैं। तो फॉर्म निकलने के बाद तो एकदम हबड़ा तबड़ी रहती है कि अब बस रिवीजन ही रिवीजन करना होता है। रिवीजन के साथ जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज लगानी होती है, टेस्ट सीरीज के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपका तो एक ही दिन एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है कि प्रीलिम्स हो गया तो 3 महीने बाद आपका मेंस होगा। एक ही दिन एग्जाम पे है, तो साथ में लिखना पड़ेगा। UPSC CSC की तरह नहीं है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, पेपर 1 की तैयारी करो, उसके बाद 3 महीने बाद देखेंगे पेपर 1 क्लियर होगा तो पेपर 2। यहाँ तो आपको एक ही दिन करना है, तो एक ही दिन करना है तो शुरू से ही सारी चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखना चालू करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन और ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, ठीक है। इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा न्यूज़ में भी था, पहले भी हम इससे रिलेटेड जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। हर एक डेली डिस्पैच के अंदर हमने अलग अलग डायमेंशन डिस्कस करा था। तो इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे हमारा जो बहुत टाइम से चर्चा में भी है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखो इसकी वजह से हमारे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है बहुत सारे वो हॉल्ट हो रखे हैं मतलब थोड़ा सा ठंडे में पड़े हैं, ठीक है। क्यों ठंडे में पड़े हैं, ठंडे बस्ते में? रीज़न ये है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो रशिया को छोड़ दो, क्योंकि रशिया तो थोड़ा डेयरिंग है, हमने देखा डिस्कस भी करा था कि रशिया ने जो है इस लायबिलिटी एक्ट के होते हुए भी हमारे साथ कोलैबोरेट करा था। तो ये जो हमारा है सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, एक मिनट, ये जो हमारा सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी जो एक्ट है, इसको हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली ये रिफॉर्म करने की बात कर रही है। इसको जो हमारी गवर्नमेंट है रिफॉर्म करने की बात कर रही है, और एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 भी है, ठीक है। तो अमेंड करने की बात कर रही है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार न्यूज़ में आ रखा है, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ इशू भी थे कि हमारे प्रोजेक्ट वगैरह ठंडे थे, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो मेन इशू है वो क्या, यहाँ पे सप्लायर की लायबिलिटी होती है, ठीक है। सप्लायर की लायबिलिटी मतलब कि अगर लेट से कि जो सप्लाई कर रहा है हमें न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह हमारी ग्रीन एनर्जी के लिए या फिर हमारे प्लांट के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है, जो फ्यूल सप्लाई कर रहा है, जो न्यूक्लियर जो आइटम सप्लाई करता है या फिर उस प्लांट के अंदर कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्ट के अंदर। ये चीज़ है, इसकी वजह से होता क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज वाले हैं, स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं, वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से, हमारा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की वजह से 2010 में आया था। और यहाँ पे बता रखा है ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है किसका, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की। तो थोड़ा सा देखेंगे भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है MCQ आने के बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। इससे रिलेटेड MCQ आने के चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर में डेफिनेटली नहीं आया ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इशू नहीं था। अब इस ईयर में इशू है, तो इस ईयर में आने की संभावना है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा एक्ट है इसके बारे में लेट से पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। देखो अभी तक हमने ये जो है एक्ट है इसको डिस्कस नहीं करा है किसी भी डेली डिस्पैच के अंदर। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो किसकी है, सिर्फ जो सप्लायर की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट है इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे, सब चीज़ों की देखेंगे लायबिलिटी किस किसकी है। ऑपरेटर की लायबिलिटी मतलब क्या, कि जिसका प्लांट है, ठीक है, जिसके प्लांट में न्यूक्लियर जो प्लांट है उसका जो ऑपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले ये करता है। तो इसके अंदर स्ट्रिक्ट और नो फॉल्ट लायबिलिटी है। ये क्या चीज़ होती है स्ट्रिक्ट और नो फॉल्ट लायबिलिटी? देखो अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जो उसका ऑपरेटर है वो लायबल होगा ही होगा, वो जिम्मेदार होगा ही होगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, ठीक है। यही होता है क्या, स्ट्रिक्ट एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए कि लेट से कोई न्यूक्लियर प्लांट है हमारा, वहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर वेस्ट जो है एक्सपांड हो गया, उसकी वजह से 100-150 लोगों की जानें चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस प्लांट ऑपरेटर की गलती होगी या नहीं होगी,
उसके बावजूद भी वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। यही है हमारी क्या स्ट्रिक्ट एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसके अंदर उसका जो टोटल वो रहेगा लायबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, मैक्सिमम 1500 करोड़ की, मतलब 1500 करोड़ का जो भी डैमेज होगा वो भुगतान करेगा, कंपनसेशन वगैरह जो भी होगा, ठीक है। इसके लिए मस्ट है कि भाई वो सबसे पहले अपना प्लांट जो ऑपरेटर है वो अपना इंश्योरेंस वगैरह करा ले प्लांट का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बता रखी है। ये हो गया ऑपरेटर की लायबिलिटी 1500 करोड़ की, ठीक है। 1500 करोड़ की स्ट्रिक्ट है, नो फॉल्ट लायबिलिटी है कि गलती हो या ना हो उसको भरना ही पड़ेगा 1500 करोड़ तक, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का रोल, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी लायबल है। 1500 करोड़ से अगर ज्यादा का मामला हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। कहां तक देखेगी, हमारी गवर्नमेंट देखेगी 300 मिलियन एसडीआर तक। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, आईएमएफ वगैरह है ना, वहां पे जो काइंड ऑफ आप यूं मान लीजिए करेंसी जो जमा होती है, वहां आईएमएफ की जो करेंसी है वो एसडीआर है, ठीक है। तो 300 मिलियन एसडीआर तक जो है गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है मैक्सिमम। अगर 15 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है तो गवर्नमेंट भुगतान करेगी, कहां तक करेगी, 300 मिलियन एसडीआर तक। और एसडीआर क्या होती है, आईएमएफ की बेसिकली करेंसी है। ये एज सच कोई करेंसी नहीं होती। ये जो एसडीआर है, ये देखो यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो बच्चों, ये जो एसडीआर है ये जो है कोई करेंसी नहीं होती। बेसिकली एक बास्केट है जिसके अंदर यूएस के डॉलर हो गए, यूरो हो गया, चाइना का येन हो गया, युआन हो गया, जापान का येन हो गया, ब्रिटिश का पाउंड हो गया। ये जो 5 करेंसी है इनका मिला जुला जो प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं, एसडीआर बोलते हैं, ठीक है। आईएमएफ का है ये। तो 300 मिलियन एसडीआर तक जो है गवर्नमेंट की लायबिलिटी रहती है। मतलब कि जो ऑपरेटर है उसकी भी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी है। अब आ जाता है सप्लायर की लायबिलिटी जो इशू है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हमारी गवर्नमेंट है, भोपाल हमारा कांड हुआ था, भोपाल जो त्रासदी हुई थी 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 वाली, ठीक है। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड गई थी और यहाँ पे सप्लायर की लायबिलिटी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था हमारे इस एक्ट के अंदर, CLNDA के अंदर, ठीक है। सप्लायर अकाउंटेबल कब होगा, देखो सप्लायर की जिम्मेदारी कब होगी, हमने ऑपरेटर की देख ली, गवर्नमेंट देख ली। अब सप्लायर की जिम्मेदारी कब बैठेगी, जब वो जो है जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है वो डिफेक्टिव हो, या जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो सब स्टैंडर्ड हो, या फिर उसका जो एम्प्लॉय है उसके एक्शन की वजह से जो है, सप्लायर के एम्प्लॉय के एक्शन की वजह से जो है ये त्रासदी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तब जो है सप्लायर जो है अकाउंटेबल होगा। तो देखो यहाँ पे तीनों की ही बेसिकली जो है अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर रखी है। और ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रवेंशन है हमारे जो कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बता रखा है क्या कि इसके अंदर ही अलाउ कर रखा है कि जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, जैसे भारत हो गया, वो ऑपरेटर ये प्रोवाइड करा सकते हैं ऑपरेटर को विद द राइट टू रिकोर्स अगेंस्ट द सप्लायर, कि जो ऑपरेटर है वो कुछ मदद ले सके सप्लायर से भी अगर कुछ हो जाता है सप्लायर की वजह से, ठीक है। रिकोर्स अगेंस्ट द सप्लायर देखो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन के अंदर ऐसा कर सकता है, कब, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हो, या फिर जो इंसिडेंट हुआ है वो इंटेंशनली किया गया हो, ठीक है। उसके अंदर जो है जो ऑपरेटर्स है वो रिकोर्स ले सकता है सप्लायर से, मतलब क्या कि सप्लायर को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे किसके अंदर, हमारे इस एक्ट के अंदर, जिसे गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा अमेंड करने के बारे में सोच रही है, अभी अमेंड हुआ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूज में आया था, तो थोड़ा सा एक्ट वगैरह के बारे में देखना बनता भी है, ठीक है। तो चलो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर करके अपनी अकाउंटेबिलिटी को आप भी सेट करो। देखो कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूं मैं, इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आप जो है डेली डिस्पैच के साथ सीरियस हैं या नहीं है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है डेली डिस्पैच की, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी यही चीज़ मैं बोलता हूँ बार बार, कि जो डेली डिस्पैच की आपको इंपॉर्टेंस है ये आपको आपके एग्जाम वाले दिन देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे पहले कोई बता ही नहीं पाएगा कि डेली डिस्पैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तब आपको वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डेली डिस्पैच से पाएंगे, ठीक है। तब आपको पता चलेगा डेली डिस्पैच की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आता है वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। आर्टिकल 371 प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है ये 2 बार, और अभी दोबारा से न्यूज़ में है तो दोबारा से पढ़ना तो बनता ही है, दोबारा तीसरी बार फिर देगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेघालय जो है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में आता है वो, प्लस जो हमारा इसका स्टैटिक पोर्शन है वो वाला, ठीक है।
मेघालय जो है डिमांड कर रहा है कि उसको भी आर्टिकल 371 के अंदर दो। मेघालय डिमांड कर रहा है कि उसको भी आर्टिकल 371 के अंदर जो स्पेशल प्रोविजन है उसके अंदर आना चाहिए। तो एक चीज एकदम क्लियर है क्या कि मेघालय जो है वो आर्टिकल 371 के अंदर नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखने की जरूरत है। मेघालय आता है हमारे 6th शेड्यूल के अंदर। 6th शेड्यूल के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6th शेड्यूल प्रीवियस हमारे डेली डिस्पैच के अंदर, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। 6th शेड्यूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके अंदर पावर होती है कि वो लॉ बना सके, लेकिन 6th शेड्यूल का ही जो पैराग्राफ 12A है वो स्टेट को ओवरराइडिंग पावर देता है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ बनाता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे न्यूज के अंदर आ रखा था। हमें बेसिकली देखना है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 बेसिकली टेम्परेट, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है। ये बेसिकली हेडिंग है उसकी। ठीक है, तो हेडिंग को भी याद रखना है। कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 21 के अंदर आता है। वही टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट। आया कब था ये? आर्टिकल 371 को इंट्रोड्यूस कब किया था? शुरू से है ये। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन इसके अंदर अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडिंग पावर होती है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो अमेंडिंग पावर है उसके थ्रू इसको अमेंड कर रखा है बहुत बार, और अभी जो है 371A से लेके J तक यहाँ पे प्रोविजन है। ठीक है, ये हो गया बेसिक हमारा 371 के बारे में। अभी कौन कौन स्टेट में कौन से प्रोविजन है ये याद करने वाली चीज है, यहां से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, टोटल 12 स्टेट्स के अंदर है। कौन कौन से हो गए? हमारा महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात हो गया। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो नागालैंड हो गया, फिर असम हो गया उसके नीचे, फिर असम के बगल में मणिपुर हो गया। अब एकदम साउथ में चले जाओ तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना आ गया। फिर दोबारा ऊपर जाओ तो वो सिक्किम हमारा हो गया। ठीक है, नेपाल और उसके भूटान के बॉर्डर वो दोनों से टकराया हुआ है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा और कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेट है हमारे किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 371 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 371 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट है लद्दाख नहीं है। ठीक है, लद्दाख नहीं है, सोच रही है कि इसको ले लें, लेकिन लद्दाख अभी है नहीं 371 के अंदर। लद्दाख नहीं है और हमारा ये जो मेघालय ये नहीं है, दो स्टेट नहीं है। ठीक है, तो देखो अब की प्रोविजन जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट कौन से में आते हैं। 371 के अंदर आता है महाराष्ट्र और गुजरात आता है। तो इसके अंदर बेसिकली गवर्नर जो है डेवलपमेंट बोर्ड है जो वो स्टैब्लिश करेगा। कहाँ पे? विदर्भा रीजन हो गया, मराठवाड़ा हो गया, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया। तो आर्टिकल 371 किसके अंदर आता है? आर्टिकल 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात आता है। ठीक है, उसके बाद नागालैंड में आ जाओ। नागालैंड में आता है आर्टिकल 371A। ए में कौन सा है? नागालैंड है। ए में कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड के अंदर जो है नागा रीजन में जो उसकी प्रैक्टिस वगैरह है उसको ऊपर जो है पार्लियामेंट जो है लॉ नहीं बना सकती, ये यहाँ पे बता रखा है। इस 371A के अंदर कौन है? नागालैंड। असम आता है बी के अंदर। ठीक है, ए बी आर्टिकल 370B में कौन आता है? असम आता है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल लेजिस्लेटिव कमेटी है उसको सेफगार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करा गई है, थोड़ी सी पावर प्रोवाइड गई है आर्टिकल 370B में। ए में कौन आता है? नागालैंड। बी में असम आ गया। ठीक है, सी में आ गया हमारा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में हिल एरिया काउंसिल स्टैब्लिश की गई है इसके अंदर। सी में कौन है? मणिपुर। उसके बाद हमारा डी और ई हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया किसके अंदर? डी और ई के अंदर। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिकल 371 डी और ई के अंदर ये प्रोवाइड करा रखा है। सी में कौन है? सी में हमारा है मणिपुर। ठीक है, ए में कौन है? ए में हमारा है नागालैंड। बी में कौन है? बी में हमारा है असम। ठीक है, सिक्किम हो गया, सिक्किम आता है एफ में। ठीक है, सिक्किम आता है एफ में। सिक्किम के अंदर भी जो स्पेशल लॉज है वो प्रोवाइड करा रखे हैं। जी के अंदर हो गया हमारा मिजोरम, मिजोरम जी हो गया। ठीक है, आर्टिकल 371 जी में मिजोरम है। एफ में कौन है? एफ में हमारा सिक्किम। असम किस में है? असम है हमारा बी में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एच में आ गया। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे आ गया? एच में आ गया। गोवा आ गया हमारा 371 आई में। आई विल गो गोवा मतलब 371 आई में गोवा आ गया। फिर कर्नाटका, हैदराबाद हो गया। कर्नाटका हमारा आ गया लास्ट में एकदम जे में। कर्नाटका हमारा जे में हो गया। आई हो गया हमारा, गोवा हो गया, बी हो गया हमारा, ए असम हो गया। ठीक है, मणिपुर सी में आ गया। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है, थोड़े से ट्रिक वगैरह करके, जैसे आई लव गोवा मतलब गोवा आई में आता है 371 जी में। असम बी, ए बी, असम बी मतलब बी में कौन सा आता है? असम आता है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट फाइंड मेंशन, मतलब जो आर्टिकल 371 है उसमें कौन सा स्टेट नहीं आता? देखो हमने देखा अभी महाराष्ट्र आता है। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र किस में आता है?
महाराष्ट्र आता है 371 में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र गुजरात दोनों 371 में आता है। कर्नाटका एकदम लास्ट में था, जे में था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी 2015 के अंदर आ रखा है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर करो कि आर्टिकल 371 जी में कौन सा आता है, ठीक है। 3 में कौन सा, जी में कौन सा आता है? जी में मिजोरम जी हमने बोला था, मिजोरम जी आता है, मिजोरम जी, ठीक है। तो ये हमारा सी आंसर हो गया, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया। अब चलो एक चीज़ बताओ कि सी में कौन सा आता है, सी वाला कमेंट करो, ठीक है। चलो इसका तो आंसर मैंने ही दे दिया। एरोस्पेस इंडिया 2025, देखो आज से स्टार्ट हो गया वहाँ पे फ्लाइट वगैरह उड़ना। बेंगलुरु में कोई जाना हो तो चले जाना, लेकिन 3 दिन बाद, अभी मत जाना, अभी वहाँ पे बिजनेसमैन है। 3 दिन बाद 2 दिन के लिए आपके लिए भी खुलेगा, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ न्यूज़ में बता रखी है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एशिया का जो है बिगेस्ट एयर शो है, ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और नई चीज़ें आई हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। और जो मंथली हमारी आई, मंथली में सारी चीज़ एक साथ होके आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा एरोस्पेस जो एरो इंडिया 2025 है, बेंगलुरु में हो रहा है। कौन से एयरफोर्स स्टेशन में? येलाहांका में। कौन से स्टेशन पे? येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा है। अभी जो है हमारे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है, ठीक है। 3 दिन तक बिजनेसमैन रहेंगे, लास्ट के 2 दिन आपके लिए खुलेगा, जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, थोड़ी सी स्पेशल चीज जो है वो देख लेते हैं। बस हिस्टोरिक मूवमेंट क्यों है कि इसी के अंदर एरोस्पेस जो हमारा 2025 है, इसके अंदर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है हमारे एयर मार्शल एपी सिंह जी हो गए, और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ भूपेंद्र द्विवेदी जी हो गए, ये दोनों मिलके उड़ा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2 सर्विस के चीफ हैं एक साथ जो है फ्लाइट को उड़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। दोनों ही बैचमेट थे किसी एक पुणे वगैरह में, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, ठीक है। तो थोड़े ऐसे मूवमेंट्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 जो राइवल कंट्रीज है, बेसिकली रशिया और अमेरिका, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये भी पहली बार हुआ है, अच्छी चीज़ है। और इसका थीम थोड़ा याद रखना बच्चों, थीम क्या है? ब्रिज, ठीक है। ब्रिज, इन दोनों के बीच में हमारे एरो इंडिया 2025 ने स्टैब्लिश कर दिया ब्रिज, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। तो यही है आज के लिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब कल का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल का था हमारा 8 फरवरी का, ठीक है। 9 फरवरी को संडे होता है, संडे को मैं बोलता हूँ रिवीजन करो सारे जो डेली डिस्पैच है उसका, मंथ पूरे जो वीक के जो डेली डिस्पैच है उसको एक बार रिवाइज कर लो। 2 बार रिवाइज हो गया, ठीक है। एक बार तुमने खुद पढ़ा, दूसरी बार हमारा ये डेली डिस्पैच का डिस्कशन सुन लिया, तीसरी बार संडे को रिवाइज कर लिया, चौथी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ चुका है। जैसे ही ऑप्शन आएगा वो तुम्हें दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो एक बार फिर भी अगर हो तो रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, हमने देखा था रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट कट करा है आरबीआई ने, तो हमने देखा था रेपो रेट कट होगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है। मार्केट में पैसा आएगा तो बेसिकली जो डिमांड है वो बूस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी, क्योंकि बैंक जो है ज़्यादा पैसा उधारी ले पाएंगे, ज़्यादा पैसा उधारी लेंगे, सस्ते रेट पे देंगे, तो मार्केट में डिमांड बूस्ट होगी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी? यहाँ पे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, ये गलत हो गया। एनकरेज बैंक टू बोरो मोर, हाँ बिल्कुल भाई, जो सस्ते रेट होंगे तो जो बैंक है वो भी बोरो करेगी, फिर हम भी बोरो करेंगे, गाड़ी वगैरह लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ये हो गया हमारा बी, इसका आंसर हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वहां पे हमने देखा था मधुमलाई देखा था, चलो यही हो गया, मधुमलाई आंसर हो गया। हिरन की फोटो थी ना, याद होगा कल हिरन की फोटो देखी थी मधुमलाई में, ठीक है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलो इसका कमेंट कर दो कि और कौन कौन सी साइट है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। हमने देखा था स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर 3 जो थी वो 3 या 2 स्कीमें जो थी वो मिक्स कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका आंसर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। इसका एम क्या है? हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, बिल्कुल यही इसका एम है, अर्बन और रूरल एरिया में, ठीक है, सही है। इसके अंदर इसका एक की कंपोनेंट ये था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बिल्कुल था। स्ट्रक्चर्ड स्किल डेवलपमेंट करेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, बेसिकली इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, स्किल इंडिया और क्या करेगी, यही करेगी। अब यहाँ पे बोला ओनली अर्बन यूथ को टारगेट करेगी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है अर्बन रूरल, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो यही इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ट्रोपैक्स, ट्रोपैक्स हमने देखा था, ट्रोपैक्स हमारी तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो मिलके जो इंडियन ओशन रीजन में कर रही है, तो लड़ाई वगैरह की तैयारी कर रही है। मई टाइम सिक्योरिटी हो गया, वारफेयर सेटिंग हो गया, तीनों डी आंसर हो गया, ठीक है। तो ट्रोपैक्स थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद हमारा हमने देखा था कि जो हमारे ट्रंप जी है उन्होंने बोला कि आईसीसी पे ही सैंक्शन लगा दिया था, क्रिमिनल कोर्ट है। और देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब 3 गलत है। आईसीजे और आईसीसी जो है यूएन के अंदर आता है, देखो आईसीसी नहीं आता, आईसीजे आता है, आईसीसी नहीं आता, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आईसीजे की जो जुरिडिक्शन है इंडिविजुअल पे है, आईसीसी की जो जुरिडिक्शन है स्टेट के ऊपर है, उल्टा है, ठीक है। जो आईसीजे है हमारा इंटरनेशनल जो यूएन वाला बेसिकली कोर्ट मान लो, वो स्टेट को स्टेट के ऊपर जुरिडिक्शन है कि अगर ये जो बोलेगा वो हमारी इंडिया मानेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा आईसीसी है, जो हमारा क्रिमिनल है, ये इंडिविजुअल के ऊपर जुरिडिक्शन रखता है, लेकिन इसको मानना ना मानना डिपेंड करता है वो पार्टी है आईसीसी की या नहीं है। इंडिया आईसीसी की पार्टी नहीं है, तो ये हमारा डी भी गलत हो गया, तो हमारा सी ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं।